Hello everybody, welcome to our expert smart class and this is your CDP educator Kajol Sinha here again। तो आपने अभी तक हमारी CDP की सीरीज में डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े और मेन टॉपिक्स में हमने बहुत अच्छी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम आ रहे हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की साइड, दैट इज सिगमंड फ्रायड थ्योरी। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मतलब आप ये देखो कि मल्टीपल ईयर्स में इसमें से कभी, और टीईटी में ना जितने भी स्टेट टीईटी होते हैं उसमें तो ये मल्टीपल टाइम्स आता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे। सिगमंड फ्रायड ने बाय द वे आपने अपने बीटीसी बीएड व्हाटएवर यू हैव डन जो टीचिंग कोर्स था उसमें आपने ये किया हुआ है। ठीक है, तो पेपर के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या थ्योरी है जो इन्होंने दी है। हिंदी में देख लेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज गिवन बाय होम, किसके द्वारा दी गई है? सिगमंड फ्रायड। अब देखो सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, यानी कि इंग्लिश में आप देखो साइको एनालिटिक। साइको का मतलब यहाँ पर देखो वैसे सोल या फिर मन को कहा गया है। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो ना तो उसमें फर्स्ट डे बता दिया जाता है कि साइके का वर्ड का मीनिंग सोल पहले माना जाता था। ठीक है, तो सोल यानी कि एक तरीके से मन को भी ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे, और एनालिटिक मतलब कि हमारा जो मन होता है, हमारा एक अंदर से एक जो पूरा ग्राफ होता है वो क्या चाहता है, हमारा मन किस किस स्टेजेस से गुजरता है और हमारे मन के क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती है, वो सब चीजें इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने अपने इस थ्योरी में बहुत अच्छे से डिफाइन की है। तो आर यू रेडी कि क्या क्या इन्होंने किया है? बहुत अच्छी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और उससे देखो सिलेबस है, पेपर में आना है वो तो एक अलग चीज है, बट वैसे भी नॉलेजेबल चैप्टर है, तो नॉलेज के लिए भी आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। बात करते हैं कि थे कहाँ के ये, तो ही बिलोंग टू ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मत लगा के आ जाना, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे और उन्होंने मन या मस्तिष्क, देखो पहले के टाइम में क्या होता था, साइके को ना डिफरेंट काइंड से मतलब एसोसिएट करते थे, या तो सोल या फिर माइंड, तो एक ही बात है। तो ये कहते थे भाई हमारा माइंड और सोल है वो ऐसी चीज है जो दिखते नहीं है। क्लियर? तो इसके कुछ कुछ स्टेजेस है और कैसे इसको एनालिसिस किया जा सकता है, एनालाइज किया अच्छे से इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने। याद रखेंगे, इनकी एक फोटो है, बाकी आप गूगल पे या कहीं पर भी इनकी फोटोज देख सकते हैं, इनकी बुक्स भी आई थी। क्लियर? तो इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो मन होता है या हमारा जो साइकी होता है अंदर से, वो कितने टाइप्स का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइंड। ठीक है, मन को बेसिकली इंग्लिश में माइंड करके डिनोट कर रहे थे। तो माइंड जो है हमारा क्या है? कॉन्शियस है। अगर हम बात करें तो पहला एक स्टेज होती है हमारी माइंड की, दैट इज कॉन्शियस माइंड। सेकेंड वन इज सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, हिंदी में मेंशन है अच्छे से, चेतन मन, अर्ध चेतन मन, ये अर्ध, ठीक है, अर्ध थोड़ा सा देख लेना, अर्ध चेतन मन, अचेतन मन। अच्छा, कॉन्शियस माइंड के अंदर क्या होगा? आप एक चीज सोचो कि अभी लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं, तो अभी आपका माइंड कैसा काम कर रहा है? चेतन माइंड, यानी कि कॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा है, ऐसे जैसे मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है? कॉन्शियस से। ठीक है, तो अभी लाइक मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप उसका आंसर कर देंगे। मतलब करंटली आपने पूरे दिन में क्या किया है उसका आप आंसर कर देंगे। तो वो चीजें जो प्रेजेंट में हो रही है और उसका वो आपको याद है चीजें, और उसका आप अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हो, तो उस टाइप की चीजें किस माइंड में आती है? हमारी कॉन्शियस माइंड। ध्यान रखना ये सिर्फ 10% होता है। 10% कैसे? कि आप आज की, मैं आपसे कुछ आज से रिलेटेड पूछूं या कल से रिलेटेड या परसों से रिलेटेड, तो 1-2 दिन के बारे में आप बता दोगे कि आपने पूरे दिन क्या किया। उसमें भी ऑल्दो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट फिर भी आप बता दोगे। तो 10% चीजें आप अपनी लाइफ की बता पा रहे हो, किसमें? कॉन्शियस माइंड के थ्रू। आई बात समझ में? हिंदी में लिखा हुआ है, यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड है, यानी करंटली हमारे माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है? कॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन। ठीक है, चेतना जानते हो ना, चेतना यानी कि जो बिल्कुल कॉन्शियस है, जो बिल्कुल एक्टिव है, हम बिल्कुल एक्टिवली अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। उसके बाद एक दूसरा माइंड इन्होंने डिफाइन किया है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस अर्ध चेतन मन भी इसको आप बोल सकते हो। सबकॉन्शियस का मतलब क्या कि इसमें हमें एकदम, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम से नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा माइंड पे प्रेशराइज
करना पड़ेगा, तब जाके उसका आपको आंसर आएगा। लाइक मैं आपसे अगर पूछने लग जाऊं कि आपने एक फिल्म देखी है या फिर आपने एक हफ्ते पहले आप कहीं गए थे घूमने, तो वहां पर आपने क्या क्या किया या वहां पर किन लोगों से मिले, तो आप थोड़ा सा माइंड पे जोर डालोगे, एकदम से मुझे रिस्पॉन्ड आप नहीं करोगे, थोड़ा सा जोर डाल के माइंड पे, उसके बाद आप सोचने के बाद मुझे आंसर करोगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं या वो यादें होती है जो कुछ टाइम पुरानी होती है बट ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 1 वीक का 1 मंथ का अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप एकदम से जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीजें हमारे कौन से माइंड में एग्जिस्ट करती है, सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि कुछ टाइम पुरानी यादें या आपने कुछ भी एक्टिविटी की है, आप फिल्म देखने गए हैं, आप घूमने गए हैं, वो सारी चीजें, उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जब मैं आपसे करंटली पूछूं तो आप आंसर तो करेंगे बट थोड़ा सोचने के बाद। क्लियर है? तो ऐसी सारी मेमोरीज, थॉट प्रोसेसेस कहाँ पर आएंगे? सबकॉन्शियस माइंड में। द नेक्स्ट वन, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मतलब ये और ये, इट मीन्स कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में से बहुत बहुत बार एग्जाम में आता है। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो अचेतन मन आप कह सकते हो। अचेतन मन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कुछ मेमोरीज होती है जो बिल्कुल हमारे पास्ट में चली जाती है और मतलब हमें याद भी नहीं आती है ना, हम बहुत बहुत ज्यादा उसको याद करने की कोशिश भी करें वो तब भी याद नहीं आती। लाइक मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने लास्ट टू लास्ट ईयर कहाँ गए थे घूमने, चलो ये तो आप बता देंगे, ठीक है, ये तो अपने कॉन्शियस माइंड से आप बता देंगे, बट कहाँ घूमने गए थे, कितने लोगों से आप मिले थे, आप नंबर ऑफ पर्सन नहीं बता पाएंगे। आपने कौन सी गाड़ी में ट्रेवल किया था उस टाइम पे, या वहां पर कौन से टूरिस्ट गाइड से आप मिले थे, तो ये सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट भी नहीं होती ना, वो भी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और बहुत पुरानी यादें होती है, देखो किसी की कोई मतलब होता है ना, मोटिव होता है, वो पूरा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक एक पर्सन को कुछ बनना था और वो नहीं बन पाया इन फ्यूचर, तो वो उस चीज को फिर अपने अनकॉन्शियस माइंड में ले जाएगा कि ठीक है, अब वो उन चीजों को याद करके कोई फायदा नहीं है, तो वो चीजें भूल जाता है इंसान और कोशिश भी करता है। क्लियर है? तो ऐसी कुछ चीजें होती है, यादें होती है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, स्टोर होती है। और एक और चीज इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन अभी याद आया, एक क्वेश्चन आता है टीचिंग एग्जाम्स में कि जो भी हमारी पर्सनालिटी होती है, ये क्वेश्चन आप लिख लो, जो भी हमारी पर्सनालिटी होती है वो किस मन की वजह से होती है। लाइक कि जो भी हमारा व्यक्तित्व है वो इन तीनों माइंड में से मतलब किस माइंड का रोल ज्यादा है, तो ध्यान रखना अनकॉन्शियस माइंड। मतलब जैसे देखो हम लोग क्या होते हैं, हम ह्यूमंस, हमारा जो हमारी पर्सनालिटी ना हमारे बिल्कुल नेचर पे डिपेंड करती है। हम अंदर से बेसिक नेचर ना हमारा बहुत मतलब बर्थ से ही होता है। जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारा एक नेचर हमारे साथ आता है, हमारे कुछ गुण आते हैं हमारे साथ, वही आगे जाके हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और ये सारे गुण हमारे किस में इंक्लूडेड होते हैं? ये होते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। क्लियर है इतनी चीज? तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बता दिए जो आते हैं किसमें, टेट के एग्जाम्स में। क्लियर? तो एक बार रिकैप ले लेते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस में लाइक कि मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये सब कॉन्शियस में है। मैं आपसे अभी एकदम करंटली कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप बता ही देंगे। नेक्स्ट है सबकॉन्शियस, मैंने आपसे 3-4 दिन पुरानी कोई बात पूछ ली, कोई चैप्टर पूछ लिया, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, बट आप फिर भी बता देंगे। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस माइंड में, मैंने आपसे कुछ 8 साल पुरानी चीज पूछी और वो बहुत ऐसी चीज थी जो अनइम्पॉर्टेंट थी और आप याद नहीं कर पा रहे उसको, तो वो चीज क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस माइंड में इंक्लूड हो जाएगी। इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई भी आपको इस स्टेज में कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। बात करते हैं हम अब हमारी जो पर्सनालिटी है वो किस तरह से डिवाइडेड है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं वो मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहां से मल्टीपल टाइम कैसे आता है, क्योंकि ना ये साइको एनालिटिक थ्योरी थी, इसमें इन्होंने बोला था कि एक हमारा जो माइंड होता है, एक जो हमारा माइंड होता है वो कैसा होता है, इदम। देखो इदम यानी कि इद, इसमें देखो हमारे ना 3 तरीके के माइंड है। हर इंसान अपने आप में डिफर करता है, इस पूरे वर्ल्ड में हर कैटेगरी का इंसान है, ठीक है। और सबकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबकी पर्सनालिटी सबकी अलग करती है। अब हमारे ना बेसिक में अगर आपको बताऊं तो हमारे 3 माइंड होते हैं, 3 मन होते हैं हमारे अंदर। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के बनना चाहते हैं
और वाकई इन तीनों में से जिस पर हम ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं ना वही बन जाते हैं। ये बात सच है। आप जिस चीज पर ज्यादा फोकस करोगे आपकी पर्सनालिटी में भी वही चीज निखर कर आती है। जैसे कि हमारा एक माइंड होता है ईद का, इसमें क्या होता है कि देखो हमारा जो अंदर से हमारे एक होता है ना वैल्यूज, वो ये बोलते हैं कि ना सोसाइटी में बुरा क्या है अच्छा क्या है डजेंट मैटर, आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है। मतलब कि बहुत बहुत एक अच्छी चीज समझा रही हूँ मैं आपको, कोशिश करना समझने की कि हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है, जब हम एनिमल्स होते हैं ना एनिमल्स, अब एनिमल्स को ये थोड़ी पता होता है कि सोसाइटी के रूल्स क्या है ना, तो हम अंदर से एक हमारा माइंड एनिमल जैसा होता है। अगर मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो एक हमारा माइंड एनिमल जैसा होता है, जो कि ये सोचता है कि सोसाइटी के रूल गए भाड़ में, और मेरी जो नीड्स हैं, मेरी कोई भी नीड्स है फिजिकल है या जैसी भी मेरी नीड्स है वो पूरी हो जाए। सोसाइटी में मैं ये नहीं देखूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो एक हमारा माइंड हो सकता है और ये हमेशा बुरा होता है। ये जो मन होता है ये हमेशा बुरा होता है, ध्यान रखना। ये जैसा माइंड देखो, अब बहुत लोग हैं गलत काम करते हैं तो उनका उनका जो नेचर है वो ये वाला है। तो इस तरीके की जो हमारी इच्छाएं होती है, ठीक है, प्लेजर और ये सब, तो ये सब किस माइंड में आ गई, इद में। यहाँ पर हम ये नहीं सोचेंगे कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स है या कुछ है, वहां पर हमारा जो एक माइंड होता है वो एनिमल के उससे रिलेट कर जाता है। क्लियर। दूसरा हमारे पास जो माइंड होता है दैट इज ईगो। ईगो का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ईगो का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमें उस नीड को कंप्लीट करना होता है तो हम उसकी उस नीड के लिए प्लानिंग क्या करेंगे, मतलब उस नीड को पूरा करने के लिए क्या प्लानिंग करनी है। मान लीजिए अब कोई बच्चा है या कोई भी है एक्स वाई जेड, उसको जो है पेपर पास करना है। तो पेपर पास करना है तो पेपर पास करने का जनरल तो तरीका यही है कि आप पढ़ाई करो अच्छे से, है ना, रिवीजन करो। बट एक जो हमारा माइंड अभी मैंने बताया ईद वाला, वो क्या कहेगा कि पेपर चोरी कर लो। पेपर चोरी करना इज नॉट द सोल्यूशन। वो ये नहीं सोचेगा कि क्या रिजल्ट होगा, उसको ये रहेगा कि भैया पेपर मेरे पास आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सारे आंसर मैं कर ही दूंगा। तो जो वो जो क्वेश्चन पेपर हो गया उसको जो चुराया गया वो किस माइंड में आ गया, ईद में। अब ईगो क्या कहता है कि भैया अगर आपको पेपर चुराने हैं तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि आप मतलब किन लोगों को हायर करोगे, है ना, गैंग बनाओगे, मतलब प्लानिंग पूरी कि आपको कोई पकड़ ना ले। इस तरीके से एक प्लानिंग जो होती है, और ये जो प्लानिंग होती है इसमें रिजल्ट की भी एक टेंशन होती है कि भाई पकड़ लिया तो फिर तो हमेशा के लिए जेल हो सकती है या सस्पेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा बहुत इंसान सोचता भी है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर भी वो क्या है, एक नेगेटिव चीज कर रहा है। आई बात समझ में, यहाँ पे क्या है, वो अपनी नीड्स को पूरा करना चाहता है तो वो एक प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट माइंड की बात करें, नेक्स्ट इज सुपर ईगो। अब सुपर ईगो जैसे सिचुएशन क्या कहती है कि आपने जो ये पेपर पास करना है तो सही तरीके से करना है, ठीक है। पेपर चोरी करोगे पकड़े जाओगे, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आपके सारे एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं, आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पर सुपर ईगो कहता है कि भाई काम करना है, अपनी नीड को पूरा करना है तो सही तरीके से और जेन्युइन तरीके से करना। तो यानी कि मॉरल वैल्यूज यहाँ पर आ जाती है किस माइंड में, हमारे सुपर ईगो के माइंड में। ध्यान रखना, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो इन्हीं कैटेगरी में डिवाइडेड है। जिसको ये हुआ कि भाई मुझे तो अपनी नीड पूरी करनी है बाय हुक और बाय क्रुक, वो लोग कैसे आ जाएंगे, वो लोग ईद में आएंगे। जो लोग वैसे होंगे कि भैया हमें जो अपनी नीड पूरी करनी है वो कैसे करनी है, एक प्रॉपर वे में और मॉरल वैल्यूज के साथ, ठीक है, कि सोसाइटी में वो चीज गलत ना हो, तो वो लोग किस में आएंगे, सुपर ईगो, ठीक है। तो सुपर ईगो कुछ ऐसे लोगों के अंदर होती है, मतलब ये जिसके अंदर ज्यादा डेवलप हुआ वो अच्छा इंसान बनेगा, और जिसके अंदर फर्स्ट वाला जो स्टेज है वो डेवलप हुआ तो वो चोर बनेगा, मर्डरर बनेगा, और मतलब गलत ही बनेगा सोसाइटी में कुछ भी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आता है। इसमें देखो ये ना बेसिकली क्या होता है, बायोलॉजिकल पर्पज से आप समझो तो ये ग्लैंड्स होती है, मेल के अंदर अलग ग्लैंड होती है और फीमेल के अंदर अलग होती है। तो इस ग्लैंड में, इस ग्रंथि में क्या होता है कि जो गर्ल्स होती है, यानी कि जैसे हम फर्स्ट इसमें पढ़े तो इसमें जो बॉयज हैं वो स्टार्टिंग उसमें अपनी मदर से ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं, पापा से थोड़ा डरते हैं, तो मदर के पास ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। जैसे बॉयज जब वो शुरू में
क्या करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मम्मी ज्यादा प्यार करती है और पापा थोड़ा डांटते हैं। तो ये ग्लैंड बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करती है जिसके द्वारा जितने भी मेल है वो अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है, बच्ची होती है, वो क्या करती है, अपने फादर की तरफ ज्यादा वो रहती है, मतलब उनकी तरफ झुकाव होता है, वो सोचती है कि पापा मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं और मम्मी हमेशा डांटती रहती है। ठीक है, ये होता है, आपने देखा भी होगा, इसलिए तो बोलते हैं पापा की परी। और एक और वर्ड है बॉयज के लिए, मम्मी के मगरमच्छ, इस तरीके से एक लाइन चली है आजकल। तो ये पापा की परी वाला जो कंसेप्ट है वो वहीं से आया है, क्योंकि थोड़ा सा लाड़ प्यार लड़कियों का ज्यादा रहता है ना, फादर की साइड से। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, खैर अपार्ट फ्रॉम जोक ध्यान रखेंगे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्यों है, कैसे है, सारी रीजन, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें ना देखो क्या क्या स्टेज होती है। एक होता है लेटेंसी पीरियड 5 to 12 ईयर्स। देखो, एक जो हमारी डिजायर्स होती है कुछ अंदर से, वो 5 to 12 में, देखो 5 to 12 में बच्चा क्या करता है, सेम जेंडर, ठीक है, सेम जेंडर से मतलब अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब अभी यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन नहीं आएगा इस पीरियड में, यहाँ पर सेम जेंडर। एक सेकेंड, ठीक है, तो सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्शन किस एज में आएगा, 5 to 12। यहाँ पर ये बच्चा जो है 3rd to 4th 5th में होता है, तो यहाँ पर अभी ऑपोजिट जेंडर के से रिलेटेड अट्रैक्शन नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं। उसके बाद जेनिटल स्टेज की बात करें 12 से 18 ईयर्स। 12 से 18 ईयर्स जेनिटल कह लो या फिर आप कह लो एडोलसेंस, है ना। तो एडोलसेंस में भी क्या है, 12 से 18, यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, ठीक है, मेल और फीमेल का। तो ध्यान रखेंगे, ये खैर चीज आपको पता ही है। अब बात करते हैं नार्सिसिज्म। अच्छा, एक तो होता है कि इंसान मतलब अट्रैक्शन है बचपन में सेम जेंडर का, उसके बाद एडोलसेंस में अपोजिट जेंडर का, लेकिन एक होता है नार्सिसिज्म। ये बहुत कम लोगों ने, आपने सुना होगा कि जब इंसान को किसी में भी इंटरेस्ट ना हो, खुद से ही एक लगाव हो, खुद से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो, खुद से एक प्यार हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म। ठीक है, जब किसी भी पर्सन को खुद से सबसे ज्यादा अफेक्शन और प्यार होता है तो वो कहता है, वो क्या कहते हैं हम उसको, नार्सिसिज्म। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की। अब व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट, ये क्या है एडजस्टमेंट? वैसे आप जानते ही हो एडजस्टमेंट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, है ना। हम डेली लाइफ में एडजस्ट करते हैं और करते ही रहते हैं, लाइफ टाइम एडजस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखो एडजस्ट करना ही पड़ता है, वरना तो फिर चलेगा ही नहीं कुछ भी, है ना, काम ही नहीं चलेगा, फिर दुनिया ही नहीं चलेगी। फिलहाल एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है और ये करना पड़ता है, और कर रहे हो तो ही आप क्या है, हैप्पीली सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है, वरना तो बहुत चीजें हैं, अगर मतलब नुक्स ढूंढा जाए तो फिर तो बहुत चीजें हैं, फिर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एडजस्टमेंट का मतलब आपको समझ आ गया, जो भी करंट एनवायरनमेंट है आप खुद को उसमें कितना एडजस्ट कर रहे हो, समायोजित कर रहे हो, वो सब चीजें एडजस्टमेंट में आ गई। बात करते हैं माल एडजस्टमेंट की। माल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कुसमायोजन। कुसमायोजन यानी माल एडजस्टमेंट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। देखो माल एडजस्टमेंट क्या चीज है मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ऐसे हैं हमारे वर्ल्ड में कि जो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं या फिर वो कर नहीं पाते हैं। दो ही बातें हो सकती है, या तो वो कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते। कर नहीं पाते हैं का रीजन क्या हो सकता है कि या तो उनको बचपन से एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया है जहां पे मतलब बहुत ज्यादा पैम्पर किया गया है, या कोई भी कभी भी किसी चीज की कमी ही ना फील कराई हो, तो वो बंदा जब आगे जाएगा ना तो उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी कि आप सोच नहीं सकते। ये खैर बातें आप जानते हैं, प्रैक्टिकल चीज ही मैं बता रही हूँ। तो माल एडजस्टमेंट उसका होगा जिसने स्टार्टिंग से एनवायरनमेंट से और अपने आसपास की जितनी सराउंडिंग्स है वहां मैच नहीं खाया। तो इसलिए आपके लिए भी यही है कि आप एडजस्टमेंट करो और कोशिश करो कि चीजों में, देखो लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, तो वही एडजस्टमेंट जितना अच्छा होगा तो बढ़िया होगा, वही चीज। अब देखो जितने भी ना ये मर्डरर होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, या जितने भी गलत लोग हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, ये वो लोग हैं जिनको बचपन में पेरेंटिंग नहीं मिली है और जिनको एडजस्ट नहीं करवाया गया है सोसाइटी के अंदर,
या बिल्कुल उन्हें अकेला छोड़ा गया है, तो ऐसे लोग जाके अलग गलत काम करते हैं बड़े होकर। तो वही चीज है, माल एडजस्टमेंट है तो गलत ही, ठीक है। खैर, आपको इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में लगाना है आंसर। आगे बात करेंगे कि माल एडजस्टमेंट के फैक्टर क्या हो सकते हैं, यानी कुसमायोजन के। कई बार आता है कि निम्न में से कौन से फैक्टर नहीं है। लाइक फर्स्ट है स्ट्रेस, तनाव। आई थिंक अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जैसे कहीं कहीं पर वैकेंसीज नहीं आती है किसी किसी स्टेट में, तो बहुत लोग हैं जो स्टेट में ही जॉब लेना चाहते हैं। अब उनका एक चीज तो बढ़ रही है, दैट इज स्ट्रेस, तनाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और तनाव क्या होता है बेसिकली, मतलब आप भी जो वीडियोस देख रहे होंगे, होगा आप में से किसी को भी, ठीक है। तो तनाव क्या है, जब जो पर्सन होता है वो अपने इन्वायरमेंट और अपने डिमांड के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता, तो वो कैसे आ जाता है, तनाव में, ठीक है। स्ट्रेस एक बहुत बुरी कंडीशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो कोशिश करिए कि इससे दूर रहने की आप कोशिश करें, क्योंकि आजकल जनरल लेवल पे फैलता ही जा रहा है। और एग्जाम में कैसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद व्हाट, माल एडजस्टमेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा माल एडजस्टमेंट का फैक्टर नहीं है, ध्यान रखना कि क्या क्या है। अब इसमें नेक्स्ट है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए अब आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, मान लीजिए वैकेंसी नहीं आ रही है, बट आपको क्या करना है, कोशिश करो जहां वैकेंसी आ रही है, किसी स्टेट में आ रही है, डजेंट मैटर, सेंट्रल लेवल पे आ रही है, डजेंट मैटर, आप अप्लाई करो एटलीस्ट। देखो अगर एज बढ़ रही है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करो, एक सीट ले लो, उसके बाद आप बाद में जाके जो है क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीट ले सकते हैं। क्योंकि अभी इंडिया के हाल ऐसा है, वैकेंसीज बहुत कम है, तो जहां भी जॉब मिल रही है कर लो, बाद में फिर आप एडजस्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एडजस्टमेंट, जो भी मैंने बताया। दूसरा है कंप्रेशन। तो सेकंड फैक्टर है हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कि दबाव। देखो माल एडजस्टमेंट के फैक्टर्स में जो सेकंड फैक्टर आता है वो है कंप्रेशन। माल एडजस्टमेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि व्हेन वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स या फिर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें जब हम एडजस्ट नहीं कर पाते ना, तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ आती है, स्ट्रेस जन्म ले लेता है। उसके बाद कंप्रेशन है। कंप्रेशन क्या होता है, देखो जब दिमाग में स्ट्रेस आता है ना, और हमारे अंदर कुछ ऐसा, देखो आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कुछ तो मोटिव ही होगा, या खामखा तो आप ऐसे ही वीडियो नहीं देख रहे होंगे या बुक्स पढ़ रहे होंगे। मोटिव आपका क्या हो सकता है कि भाई पेपर क्लियर करके हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। किसी का कुछ भी मोटिव हो सकता है, घर बनाना है, शादी करनी है, बहुत सारे मोटिव अलग अलग होते हैं। तो ये मोटिव को पूरा करने के लिए आपके ऊपर क्या आता है, एक दबाव या कंप्रेशन आता है, ठीक है। दबाव आता कैसे है भाई, मोटिव पूरा करना है, और मेनली मार्केट में क्या चल रही है, प्रतियोगिता या कंपटीशन। अब कॉम्पिटिटिव मतलब आप देखो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सारे ही अब लगे पड़े हैं पढ़ाई करने में, है ना। कुछ ही सीट्स होती है बट फिर सारे करेंगे। तो ये जो एक कंपटीशन चल चुका है मार्केट में वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो उसकी वजह से एक आपके अंदर डेवलप होता है आत्मसम्मान की फीलिंग, है ना, सेल्फ डिग्निटी की, भाई अब तो मेरे सेल्फ डिग्निटी की बात है, अब मेरे सम्मान की बात है, मुझे तो जॉब लेनी है। आई बात समझ में। तो ये होती भी कैसे है, ये इसलिए ही होती है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है ना। आपके ही रिलेटिव्स में बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब पे जा चुके हैं, आपको भी बोलते होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारा माल एडजस्टमेंट को क्रिएट करती है। डन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन की। आप में से बहुत लोग जो भी देख रहे हैं शायद वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन तो खैर अब छोटी छोटी चीजों में आने लगा है लोगों के अंदर। खैर होता क्या है कि जब हम जो भी डिजायर होती है हमारी, हम उसको पूरा नहीं कर पाते, या हम पूरा करना चाहते हैं या वो होने भी लगती है, लेकिन उसमें कोई ना कोई हिंडर आ जाता है, कोई भी रुकावट पैदा हो जाती है, तो वो चीजें हमारी उम्मीद को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, वो जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो सकता है, आपका मोटिव, आपकी डिजायर्स पूरी नहीं हुई तो उससे रिलेटेड आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आप मान लीजिए कि आपने बहुत बहुत मतलब काफी सालों मेहनत की, 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, पेपर देते देते, और नहीं हुआ क्लियर, तो वहां भी एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। बट कोई बात नहीं। देखो मैं तो यही चीज सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर किसी फील्ड में ट्राई कर रहे हैं और वहां नहीं हो रहा है, तो कोशिश करिए थोड़ा सा आप डिफरेंट वे में जाने की, जिससे कि कुछ चीजें देखो लक के अकॉर्डिंग भी होती है और मेहनत तो है ही, तो हम डिफरेंट वे में जब प्रयास करते हैं अपना, तो कहीं ना कहीं पर चीजें सफल हो जाती है, ठीक है। तो आप वो कोशिश करिए। खैर अगर मान लीजिए कोई टीचिंग एग्जाम्स दे रहा है और उसका नहीं क्लियर है, तो आप दूसरी वैकेंसी में कोशिश करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ये द्वंद्व की स्पेलिंग खैर ये नहीं है, खैर आप देख लेना हिंदी में द्वंद्व।
कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स में जब एक ही टाइम में दो शक्तियां जागृत हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। देखो, दो शक्तियों का मतलब इन द सेंस कि अ, होता है ना कि दो एग्जाम आ रहे हैं, सपोज मैं चलो आपके लाइफ से रिलेट करके समझा देती हूँ। दो एग्जाम्स आपके आ रहे हैं और दोनों ही एग्जाम इम्पॉर्टेंट है और दोनों अलग अलग फील्ड के एग्जाम है। मान लीजिए एक एनटीपीसी का एग्जाम है और एक आपका टीचिंग का, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों देने हैं आपको और दोनों एग्जाम की जो डेट्स हैं वो भी नियर बाय है, आसपास है, कुछ दिनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ना आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा कि मैं इस एग्जाम के लिए पढूं या इसके लिए पढूं, कौन सा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो एक अंदर आपके क्रिएट होता है ना, एक जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का स्ट्रेस पैदा करता है और इस तरीके से आप माल एडजस्टेड हो जाते हो, यानी कि कुसमायोजित। डन, एक बार रिकैप लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर हमने किया है स्ट्रेस, सेकंड वन इज कंप्रेशन, थर्ड वन फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आप याद रखना जब आप एग्जाम में कैसे आता है। मैं आपको बता दूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ माल एडजस्टमेंट, तो उसमें ये चारों गिवन होंगे, मतलब 3 गिवन होंगे और एक जो है आपका नहीं होगा, उसको आप पहचान जाना। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। चलिए अब बात करेंगे सुरक्षा युक्तियां, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है भैया? यहाँ पे डिफेंस का मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री मत समझ लेना। डिफेंस का मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती है, मतलब हम ना क्या करते हैं कि एक कमी को छुपाने के लिए हम फिर अपनी कमी को छुपाने के लिए कई बार हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं या हम उस चीज को ढांकने की कोशिश करते हैं, वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म। तो हम कौन सी चीजों का यूज करते हैं अपनी कमी को छुपाने के लिए, वो होती है क्या, हिंदी में देख लो सुरक्षा युक्तियां। वैसे कुछ अजीब ही है हिंदी में, आप इंग्लिश में याद करोगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म। अब यहाँ पर है क्या ये? तो ये ऐसी युक्तियां है, कुछ ऐसे टूल्स है, बेसिकली ना इसको आप टूल्स लिख लो तो ज्यादा बेटर है, टूल्स है ये। ठीक है, ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति, एक एक स्पेशल काइंड की सिचुएशन में वो अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। देखो, हम लाइफ में बहुत बार डिप्रेस्ड होते हैं, हमारे साथ कभी कभी गलत होता है, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चलती रहती है ना। तो क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि ठीक है आप इस सिचुएशन से बाहर आए और खुद को कोशिश करें बाहर निकालने की, कुछ अच्छी चीजें करें और कोशिश करो कि आप ये गलत नेगेटिव चीजों को भूल जाओ। तो हम क्या करते हैं कि एक टेम्पररी सा टूल यूज करने लगते हैं। टेम्पररी इन द सेंस कि मान लीजिए किसी की कोई डिजायर फुलफिल नहीं हो पाई, कोई उसकी ऐसी इच्छा रही होगी जो पूरी नहीं हो पाई, तो फिर वो आगे क्या करता है, चल छोड़, कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में नहीं था, मैं आगे कुछ और देखता हूँ। तो ये जो वर्ड है ना, आगे कुछ और देखता हूँ, तो वो एक टेम्पररी सा एक माहौल क्रिएट करके खुद को उस जगह से हटाने की कोशिश की जाती है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म के क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म के टूल्स। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये चीज है। मान लीजिए किसी बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना है या किसी का इंजीनियर बनने का, और ठीक है उसके पास पैसे नहीं थे या जो भी है, वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया, तो उसने क्या किया, एक नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन लेके जैसे भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और खुद को ना अलग अलग चीजों में एंगेज कर लिया कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी, तो मैं और कुछ सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो इस तरीके से उसने क्या किया, अपनी डिजायर्स को, अपने जो भी नीड्स हैं उनको एक साइड में रखकर उसने एक टेम्पररी सा एक कवच बना लिया। ठीक है, खैर हमारी लाइफ में ऐसा बहुत होता है, आप में से भी बहुत लोग होंगे जो ये चीजें करते रहते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रही हूँ जो हमारी लाइफ में होती है। क्लियर? समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है वह दो प्रकार की हो सकती है। देखो, डिफेंस मैकेनिज्म में जो टूल्स होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अब देखते हैं कि कैसे टूल्स है और कई बार एग्जाम्स में आते हैं, तो छोड़ना मत। फर्स्ट इज प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे कि तनाव को कम करने के लिए आप उन चीजों को फॉलो करोगे जो कॉन्शियस में आएंगे। लाइक मान लीजिए बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पूरे दिन का आपका लोड ज्यादा रहा है काम का, और आपको अपने माइंड को थोड़ा सा सुकून देना है, तो आप क्या कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, आप मूवीज देख सकते हो। आप खुद को उस कॉन्शियस माइंड को, मतलब कोशिश करोगे कि आप कुछ अच्छी चीजें करो, कुछ अपनी बहुत जो आपको पसंद है, हॉबीज है आपकी, उनको करो, तो उससे आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये डायरेक्ट मेथड होता है। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, कुछ ऐसे टूल्स को यूज किया जाता है, उन उपायों को जिनसे क्या हो सकता है, हमारे जो बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड है उसमें
सेव रहती है। ठीक है, कैसे होता है अभी हम समझेंगे। अचेतन मन आपने पढ़ लिया था, अनकॉन्शियस। ठीक है, तो अनकॉन्शियस हमारा 90% पार्ट कवर करता था, है ना। तो यहां से जो चीजें मैं कर सकती हूँ, यहां से सॉल्यूशन को मैं ढूंढ के लाऊंगी, किसके लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनडायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, यही मैं बस आपको बताने वाली हूँ। अब देखो, फर्स्ट वन इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि मतलब ये ना एक नेगेटिव पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से नेगेटिव और पॉजिटिव आपको छांटने हैं। तो नेगेटिव पॉइंट में ना रैशनलाइजेशन आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई काम किया और आपका उसको रिजल्ट नहीं मिला, या वो काम आपने पूरे दिल से नहीं किया, आपने मेहनत नहीं की, आपने बस एक, ठीक है, एक मतलब ठीक है, गो थ्रू कर दिया, आपने कोई एम्फेसाइज नहीं किया, तो आप क्या करते हो कि आपकी बेइज्जती ना हो, आपका इंसल्ट ना हो, उस वजह से उस चीज को आप ढकने के लिए आप दूसरों पर वो ब्लेम डाल देते हो। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पेपर पास ना होने पर टीचर को दोष देना। भाई बच्चा अगर पेपर क्लियर नहीं कर पा रहा है तो इसमें टीचर की क्या गलती है, टीचर ने तो उसी बच्चे के साथ 50 बच्चों को और पढ़ाया था, है ना। तो 50 में से अगर 10 बच्चे पेपर पास नहीं कर पाए तो इसमें बच्चे की गलती है, ना कि टीचर की। बच्चे, टीचर ने पूरा एफर्ट डाला है उन बच्चों पर, लेकिन वो बच्चे क्या कोशिश करेंगे कि नहीं, मैडम ने तो पढ़ाया नहीं था, या मैडम ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, या वो चीज़ हमें समझ नहीं आई। तो इस तरीके की जब ब्लेम्स लगते हैं टीचर के ऊपर, तो ये ब्लेम डालने वाले जो बच्चे हैं वो किस तरीके के बच्चे होते हैं, वो रैशनलाइज्ड बच्चे होते हैं। मतलब कोई भी, मतलब उनका ये जो लॉजिक है वो बिल्कुल घटिया होता है, बेकार होता है, लिखा भी है झूठे कारण, और मतलब ऐसे झूठी झूठी बातें करते हैं बच्चे, और ब्लेम किसको करते हैं, टीचर्स को। इज दैट क्लियर। तो रैशनलाइजेशन बहुत बहुत डिटेल में मैंने आपको मतलब विद एग्जाम्पल समझा दिया कि कैसे होता है। चलिए, नेक्स्ट है रिप्रेशन। ठीक है, रिप्रेशन का मतलब दमन है। इसमें इसमें व्यक्ति की जितनी भी कष्टदायक, मतलब हमारी जो भी हार्मफुल मेमोरीज होती है, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, कोई भी हमारा थॉट है, भावना है, वो हमारे अचेतन मन में चली जाती है। देखो देखो देखो, गलत यादें या खराब यादें, यादें तो देखो सही होती है, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर खराब पड़ जाता है। तो कुछ ऐसी मेमोरीज जो कि हमें, अगर हम उसे याद करें तो हमें दुख देती है, ठीक है, तो वो मेमोरीज को क्या करना पड़ता है, वो मेमोरीज को हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ता है। कुछ तो देखो टाइम के साथ साथ मेमोरीज अपने आप डिलीट हो जाती है माइंड से, और कुछ इंसान को मेमोरीज सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ती है। दो तरीके की है, देखो ये भी आप ध्यान रखना। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को, आप में से किसी को किसी से शादी करनी थी, ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लेकिन आपकी उससे मैरिज नहीं हो पाई, ठीक है, तो वो एक जो है वो आपने फिर क्या की, वो धीरे धीरे, तो आप थोड़े टाइम तक आपने याद रखी चीजें, और धीरे धीरे आपने क्या है उसको भूलते गए, और एक दिन ऐसा आता है कि आप कंप्लीटली 100% भूल जाते हैं कि हाँ, ऐसी कोई मेरी डिजायर थी। क्लियर है। तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात कि मान लीजिए, फिर से मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मान लीजिए कि आपको शादी जिससे करनी थी, तो सामने वाले के घर में मैरिज फिक्स हो गई, और फिर देखो दोनों के घर में मैरिज अलग अलग जगह फिक्स हो गई, मेल और फीमेल की। तो दोनों ने डिसाइड किया, कंसेंट बनाया अपना, आपस में सहमति की कि भैया ठीक है, अब जो है हम साथ नहीं रहेंगे, हमारी मैरिज अलग अलग हो रही है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, उन उन चीज़ों को जबरदस्ती डिलीट करने की अपने माइंड से कोशिश की। तो दो ही तरीके से हो सकता है, तो टाइम के साथ, या फिर आप फोर्स करके करें। तो ये चीज़ें होती है रिप्रेशन। रिप्रेशन करना, जब हम रिप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को, और वो मेमोरी हमारे लिए कष्टदायक होती है। नेक्स्ट है सप्रेशन। सप्रेशन, जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। ये जो मैंने अभी आपको बताई है ना बात, कि मैरिजेस अलग अलग जगह हो गई तो फोर्सफुली ही करना पड़ेगा, है ना। भाई ये एक एक म्यूचुअल डिसीजन है लड़के का और लड़की का, तो उन्हें दोनों ने क्या किया, फोर्सफुली उस इच्छा को खत्म कर दिया कि नहीं भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अपने अपने रास्ते जाओ। ये हो गया क्या, सप्रेशन। और रिप्रेशन क्या, कि वक्त के साथ साथ यादें खत्म। समझ में आया। बड़ा प्रैक्टिकल सा टॉपिक है ये। मतलब सिगमंड फ्राइड ने ना बहुत बहुत डिटेल में जाके थ्योरीज बनाई है, ऐसे ही नहीं है। मतलब ये चीजें आप देख ही सकते हो, ये होती है लोगों के साथ, तो बहुत प्रैक्टिकल है, आपके साथ हुई होगी। तो बहुत सारी चीजें बहुत सच है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन की बात करें तो इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। मतलब होता क्या है एक्चुअली में बता दूं आपको, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ कमी होती है। देखो हर इंसान के पास अच्छी चीजें भी है और बुरी चीजें भी है।
बुरे इन द सेंस कमी आप कह सकते हो। तो अगर किसी की किसी क्वालिटी में कमी है तो वो दूसरी क्वालिटी के थ्रू उसको पूरा करने की कोशिश करता है। अच्छा, आपके एक बुक में एग्जाम्पल था, ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल में ये था कि अगर किसी कम लंबाई वाली लड़की है ना, किसी लड़के की हाइट कम है, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा भाई कि आप ऊंची हील्स वाली सैंडल्स पहन लीजिए। तो ऊंची हील वाली सैंडल पहन के मतलब वो जो कमी है उसको छुपाया जा रहा है। तो होता है ये, ठीक है, कोई भी किसी भी कमी को आप किसी भी चीज से पूरी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, किसी की आवाज कम है और उसको लेक्चर देना है या पढ़ाना है, फिर उसको माइक लगाना पड़ेगा। तो एक कमी को जब हम किसी टूल के थ्रू पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या कहलाती है हमारी, व्हाट, वो होती है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति हम कह सकते हैं। वैसे कंपनसेशन अगर मैं आपको बताऊं सिविक्स की लैंग्वेज में, कंपनसेट करना एक अलग बात होती है, जिसको हम बोलते हैं हर्जाना भरना, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, बट सीडीपी में आपको अलग वे में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आत्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसमें क्या होता है, व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। देखो एक शायरी टाइप से हो गया ये तो, है ना। तो इसमें क्या होगा मतलब कोई भी पर्सन हो वो अपना ना एक आइडियल बना लेता है। वो देखता है कि फलाना जो आदमी है या एक्ट्रेस है, आदमी कह रही हूँ, एक्टर है एक्ट्रेस है, इनकी तो इतनी पहुंच है, इतनी डिमांड है, इतना ज़्यादा फेमस है, तो मैं भी इनकी तरह बन जाऊं। या कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी एक साइंटिस्ट बन जाऊं। तो यानी जब हम खुद की पर्सनैलिटी को दूसरों की पर्सनैलिटी से एसोसिएट करवाते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो क्या होती है, वो होती है हमारी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल था कि सलमान खान को देखकर बॉयज ने बॉडी बनाना शुरू कर दी, ठीक है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं बॉडी बनाने के पीछे क्या है। आगे आ जाओ, ये जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, प्रतिस्थापन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने संवेग, संवेग क्या होता है, इमोशंस, ठीक है, इमोशंस, ओपिनियन और हमारे डिजायर, इन सबको जब एक्सप्रेस नहीं कर पाता, असमर्थ होता है, तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके मतलब क्या कि जिस सिचुएशन में आप हो, मान लीजिए आप किसी भी सिचुएशन में हो और आप रिएक्ट करना चाह रहे हो अंदर से, बट आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो आप क्या करोगे, आप उस सिचुएशन का जो भी आपका रिएक्शन होगा वो किसी और पर आप एक्सप्रेस करोगे। मान लो आप मान लीजिए, मैं स्कूल की बात बताऊं, ऑफिस की बात बताऊं, ऑफिस में मान लीजिए बॉस ने या स्कूल में डायरेक्टर ने कुछ बोल दिया और आपको अंदर से बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगा, बहुत गुस्सा भी आने लगा, तो आप ना क्रॉस आंसर नहीं कर पाओगे, मतलब जवाब नहीं दे पाओगे उनका। आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आप घर जाओगे और घर पे अपनी फैमिली पे वो गुस्सा निकालते हो, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, आप हो हम हो, तो नहीं करना चाहिए खैर, लेकिन हम क्या करते हैं कि जहाँ पर गुस्सा निकालना होता है वहाँ हम निकाल नहीं पाते क्योंकि वो सिचुएशन अलग अलग होती है, और फिर हम वो फैमिली पे जाके या कहीं अपने दोस्त वगैरह पर वो गुस्सा निकाल देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने एक एक्सप्रेशन का जवाब उस जगह पे ना देके हमने कहाँ पे दिया, दूसरी जगह पे। क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। देखो एक लिखा भी है ना, ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या होता है, जब किसी पर्सन को कोई स्ट्रेस हो, ठीक है, तो वह उससे बचने के लिए पास में चला जाता है, जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना और तोड़ फोड़, पागल वाली सिचुएशन है ना। जब भी देखो गुस्सा, वैसे तो गुस्सा एक बहुत खराब चीज है ना, एक बहुत डेंजरस स्टेट है एंगरनेस, क्योंकि एग्रेसिव स्टेट में ना इंसान को पता नहीं लगता कि वो कर क्या रहा है। ऑल्दो कुछ लोग होते हैं जो अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि गुस्से में हम वो चीजें कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, या बाद में हमें समझ में आती है कि वो चीजें गलत थी। तो गुस्से में हम कई बार बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, लाइक चिल्लाना, चीज़ों को फेंकना, ठीक है, और मतलब लेडीज वगैरह कर देती है काफ़ी ज़्यादा, है ना, स्ट्रेस में, तो वो सारी चीज़ें, और आजकल का फ्रस्ट्रेशन इतना है, बहुत चीज़ें चल रही है ये। लेकिन आप ध्यान रखना, गुस्सा आने पर अक्सर जो हमारी सिचुएशन होती है वो कैसी होती है, पास्ट की, मतलब हम बिल्कुल पास्ट के बच्चे बन जाते हैं और हमें पता नहीं लगता कि हम आखिर में कर क्या रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। ध्यान, ये मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपको धीरे धीरे समझने हैं। इनको ना आप क्या करना, जैसे मैंने आपको बताया ना, पॉइंट मार्क करके, हाईलाइट करके, उस अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना, 1 2 3 4 5 करके। अब देखो एक बार, जैसे फर्स्ट वाला मैंने आपको क्या बताया, रैशनलाइजेशन, ठीक है,
रिप्रेशन, आप ना जब अपने नोट्स बनाते हो तो ऐसे करके जैसे लिख लिया करो, फर्स्ट रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन, और एक एक लाइन इसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप लिख लोगे तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होगी बहुत ज़्यादा लिखने की। मतलब नोट्स इतने इतने बढ़िया तैयार हो जाएंगे कि आप रिवीजन के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? चलिए, तो रिप्रेशन, सप्रेशन, नेक्स्ट इज कंपनसेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आत्मीकरण, ये हिंदी वाले बच्चे देख लेना, ठीक है, सब लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट हो चुका था, रिग्रेशन हो चुका था। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे आप में से डिस्प्लेसमेंट और रिग्रेशन में कंफ्यूज होते हैं। वापस से समझ लो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि आपको जहाँ रिएक्ट करना था वहाँ आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने दूसरी जगह पर रिएक्ट कर दिया। और रिग्रेशन का मतलब क्या कि आप एक गलत स्टेज में थे, यानी कि गुस्से में, वहां पर आप अपने कहाँ चले गए, पास में। ये कि कई बार पूछा जाता है कि फ्यूचर में जाता है इंसान या पास में, तो पास में जाता है उस टाइम पे। डन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सब्लिमेशन की, यानी कि उदात्तीकरण, है ना। देखो कैसे हिंदी वर्ड्स होते हैं ये। मैं जब अपने टाइम में मैंने स्टार्टिंग की थी तो कोशिश की थी हिंदी वर्ड्स पढ़ने की, बट समझ नहीं आते थे। और मतलब जो भी हमारे साथ होते थे वो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करते थे, जिस वजह से रिजल्ट भी अच्छे आए। तो कोशिश करिए जितने भी जो बाइलिंगुअल, देखो बाइलिंगुअल ही पढ़ा रही हूँ मैं, बट हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी कोशिश करिए। मैं सारे नहीं कह रही हूँ, बट कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही समझ आ सकते हैं और आपका स्कोर भी अच्छा हो सकता है। तो उदात्तीकरण, सब्लिमेशन का क्या मतलब है? इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्य के अनुसार करता है। मान लो कोई ना बहुत बहुत गुस्से वाला बच्चा है, बचपन से ही उसकी जीन्स में ही गुस्सा है, मतलब उसका नेचर ही ऐसा है। तो ना अब ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को मार पीटने लगेगा घर में या सोसाइटी में जाकर। उसको वो ऐसे ट्रेनिंग लेता है, मतलब उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो उस फील्ड में, गुस्से वाली फील्ड में अच्छा काम कर सके। जैसे जितने भी बॉक्सर वगैरह होते हैं, तो इनमें से ना ज़्यादातर बॉक्सर वगैरह अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि बचपन में जो बच्चा गुस्से वाला है उसका बड़े होकर बॉक्सर बनना, ये एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन समझ गए कि कोई भी आपकी स्टेट रही होगी, मान लो आप बचपन से हंसते हो, आपको हंसने का बहुत शौक है ना, हंसने हंसाने का, सामने वाले को भी आप हंसा सकते हो। तो आपको फिर उस चीज का जो यूज है अपने फीलिंग्स का, या अपने जो आप हो, आपकी पर्सनालिटी का यूज फिर आप कैसे कर सकते हो, आप आगे अपने करियर में कर सकते हो। अभी जैसे कपिल शर्मा की बात कर ले, या बहुत सारे ऐसे हैं हमारे, एक था एक और कॉमेडी था, कॉमेडी मैन, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, राजू करके था शायद, है ना, काफी पुरानी बात कर रही हूँ। तो उस टाइम राजू, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, वो उनकी मतलब वो उतना हंसाते थे। तो वो बचपन से उनकी कहानी ऐसी थी कि वो सामने वाले को हंसा सकते थे। तो जैसा जो फील्ड, मतलब जिस फील्ड में अच्छा है इंसान, जिस जो नेचर बाय बर्थ उसको मिला है, जब वो उसको अपने करियर में यूज करता है तो क्या है वो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। क्लियर है सारी चीज? मतलब यहाँ पर कोई ना अनैतिक चीज नहीं हो रही है, कोई मतलब मॉरल गलत नहीं यूज हो रहा है यहाँ पर। तो देखो अच्छी बात है, किसी को हंसाया जा रहा है, और बॉक्सर के लिए भी अच्छी बात है, भाई गुस्सा करेगा, बॉक्सिंग करेगा, और बॉक्सर, अच्छा बॉक्सर बना तो फिर उसको अवार्ड भी मिलेगा, है ना, देश की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, तो ये था आज का हमारा चैप्टर, और इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी है, और स्पेशली जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थी। क्लियर है? ये सारा आप अच्छे से नोट कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप पूछो। कोई भी दिक्कत है किसी कंसेप्ट से रिलेटेड, मोस्टली मैंने सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं। कोशिश यही की है कि सारे टीचिंग, वैसे तो देखो सी टेट में मेजॉरिटी में मैंने कवर किया है, बट टेट के जितने भी स्टेट टेट होते हैं उनसे भी रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो हमने कवर अप की है। ठीक है, कुछ 2-3 टॉपिक बचते हैं, वो मैं आपको जल्दी करवा देती हूँ। आपका सीडीपी कंप्लीट होने वाला है, इसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, पीवाईक्यू सब अवेलेबल है। और अगर आपको ना एक्स्ट्रा पीवाईक्यू की सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको जो है सीडीपी के लिए स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज चाहिए, तो आपको 100+ क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। क्लियर है? मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ठीक है, वैकेंसीज आ रही है, भरते रहिए, और इस वेट में मत रहो कि मुझे पर्टिकुलर अपने स्टेट में ही भरनी है। वैकेंसीज सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो,
कोई भी लेवल पे हो आप आराम से भरो, सीट्स कितनी भी कम हो, क्योंकि इस टाइम जो डिमांड है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो देखो डिमांड ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता जा रहा है वो कम हो पाए, है ना। आप कहीं पर तो एटलीस्ट जॉब लो ना, चाहे आप कम सैलरी में लो, दूर लो, कहीं पर जॉब लोगे तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड हो जाओगे नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। क्लियर? तो अपना माइंड सेट अच्छा रहिए, फ्रेश रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रिवीजन अच्छे से करते रहना, और एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट्स की, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।